हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर एकेडमी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज शुदा पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं सिविक्स का अपना नेक्स्ट टॉपिक, और ये है हमारा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जिसका मतलब होता है संस्थाओं का कामकाज। संस्थाओं का कामकाज। इससे पहले हमने और भी टॉपिक डिस्कस किए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। एएमआरएस के लिए और DSSB के लिए, ये दोनों के लिए हेल्पफुल है। और कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें ये वाला जो टॉपिक है पूछा जा रहा है एनसीईआरटी का, तो आपके लिए जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और भी तो इंट्रोडक्शन देखते हैं, जिसमें हम बात करेंगे संस्थाओं की ज़रूरत क्यों। देखिए, हमने बात की कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं किसी भी कंट्री में, उनका सबका अलग अलग काम होता है। और स्पेशली अगर हम बात करें एक डेमोक्रेटिक कंट्री की, तो वहाँ पर हर किसी काम को करने के लिए मतलब डिवीजन होता है कि डिसीजन कौन लेगा, उसके बारे में इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इम्प्लीमेंट होने के बाद अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसको कौन देखेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा, कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा। तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं, इनके लिए अलग अलग पार्ट पे गवर्नमेंट ने हमारे संविधान में, मतलब कह सकते हैं कि हमारे संविधान में मेंशन है ये सब चीज़ें कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, हर एक चीज़ वहाँ पर मेंशन है। तो उसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में इलेक्शन तो होता ही है, साथ ही में इलेक्शन के होने के साथ साथ हमारा जो पूरा कामकाज है पूरी कंट्री का, वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के पास होता है। और ये इसलिए भी पॉसिबल है, ऐसा किया गया ताकि पावर जो है वो एक ही के पास में ना रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसके पास सारे राइट्स हैं, यानी वही सरकार है, वही इम्प्लीमेंट करेगा, वही कानून बनाएगा और वही देखेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरीके से जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को अलग अलग अधिकार अलग अलग राइट्स दे दिए गए हैं। ठीक है, और उनको अपने राइट्स के अंदर रहकर ही डिसीजन लेने होते हैं और काम करना होता है। तो ये चुने हुए शासक, जो हम लोग जिन शासकों को चुनते हैं, जिनका हम चुनाव करते हैं इलेक्शन में, उसे शासक संस्थाओं के माध्यम से शासन का संचालन वो लोग करते हैं। संविधान के द्वारा शासन के मूल्यों के निर्धारण के साथ संस्थाओं के कार्यों और संस्थाओं की कार्य सीमा का भी निर्धारण किया जाता है, जो मैंने आपको भी बताया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हर चीज़ मेंशन है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करेगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, नियम लागू करना, नियम को इम्प्लीमेंट करना, ये सब चीज़ें जो है ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है। तो देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर एक सरकारी आदेश है, ये जो टॉपिक है स्टार्ट होता है इस एक इमेज के साथ, जिसमें है एक सरकारी आदेश। ये सरकारी आदेश क्या है? अ गवर्नमेंट ऑर्डर इसको कह सकते हैं। ठीक है, एक गवर्नमेंट ऑर्डर है ये, इस तरीके का ये ऑर्डर है। इसमें सब्जेक्ट मेंशन है और बोला गया है 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पर ये हाईलाइट भी किया गया है, 27% जो है आरक्षण दिया गया है ओबीसीज को। ठीक है, यहाँ पर ये बात की गई है। अब ये कहानी स्टार्ट कैसे होती है, यहाँ पर बात आती है कि हुआ क्या था। तो 13 अगस्त 1990 को भारत सरकार द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन आता है। क्या कार्यालय ज्ञापन का मतलब होता है ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, तो सरकारी आदेश आता है जिसको क्या कहा जाता है, ऑफिस मेमोरेंडम। इसके अंदर इसका पूरे एक नंबर भी मेंशन होता है, ओएम नंबर पूरा का पूरा। और ये क्या बताता है, जिस पर क्रमिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर है। ठीक है, इस पे सिग्नेचर भी हो रखा है। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव के इस पे साइन भी है, जिससे कि वो वैलिड हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ ऐसे उठा के आप एक पिक्चर लगा दोगे या फिर कोई चीज़ बता दोगे कि सरकार की तरफ से कोई आदेश आया, उस पर सिग्नेचर जो है उनकी इंपॉर्टेंस होती है। भारत सरकार के सरकारी पदों पर, अभी क्या था मेमोरेंडम में, भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में सामाजिक एवं शैक्षणिक या फिर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को SEBC जिसको बोला गया है, 27% जो सीट्स है वो रिजर्व कर दी गई हैं। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर आता है। अब इस ऑर्डर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं ये हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। ये हमने जो एग्जाम्पल लिया था ये आपको बताने के लिए था कि कोई ऑर्डर आता है तो उसको पास कौन करता है, कौन किस चीज़ के लिए काम करेगा। तो इस ऑर्डर को तो हमने देख लिया कि क्या था इसमें। अब ऑर्डर के बाद क्या होता है, डिसीजन मेकिंग की बात आती है। द डिसीजन मेकर्स, यानी डिसीजन लेने वाले कौन होते हैं। इन सब ऑर्डर्स से रिलेटेड ये जो कानून बनते हैं, ये जो नियम आते हैं, ये जो नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, इनसे रिलेटेड डिसीजंस लेता कौन है, हमें ये बताना है यहाँ पर। ये कौन डिसाइड करता है किस इशू पर मेमोरेंडम कहाँ से आएगा, क्या चीज़ होनी है। तो इसमें इंपॉर्टेंट अगर हम चीज़ें देखें तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेसिडेंट की।
यानी राष्ट्रपति, जिसको हम बोलते हैं हेड ऑफ स्टेट। ये ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। प्रेसिडेंट को बोलते हैं हेड ऑफ स्टेट। इसके बाद हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की। ये होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड कैबिनेट। ठीक है, प्रेसिडेंट की बात करें तो ये हेड ऑफ स्टेट होते हैं और पीएम जो होते हैं ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ये डिफरेंस आपको पता रखना है। तो निर्णय ये लेते हैं। इसके अलावा और कौन होते हैं, और कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या व्यक्ति है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पार्लियामेंट की, यानी संसद। ठीक है, संसद के पास भी अधिकार होता है ना कानून बनाने का। तो ये हम वन बाय वन मतलब स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, कहाँ पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये एक डिसीजन था, एक मेमोरेंडम था जो आया था। अब देखते हैं उस चीज़ से रिलेटेड क्या हुआ देश में, क्या लोगों का रिएक्शन था उस चीज़ को लेकर। इसमें मेमोरेंडम में, ऑफिस मेमोरेंडम में एक चीज़ बोली गई थी, एक सरकारी आदेश था जिसमें बताया गया था कि एक कानून पास हुआ है जिसमें कि बोला गया है कि 27% जो रिजर्वेशन है वो ओबीसीज के लिए कोटा जो है वो डिसाइड कर दिया गया है। तो अब क्या होना था, लोग तो परेशान होने ही थे, क्योंकि पहले से ये जो फ़ायदा था ये एससीज एसटीज़ में था पहले, लेकिन ओबीसी के लिए ये चीज़ें नहीं थी, आरक्षण नहीं था। लेकिन इस आरक्षण आने के बाद बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। अच्छा, संसद का आपको पता ही है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक बात हो जाती है अपने आप में। इसके अलावा मैंने अभी यहाँ पर बोला था कि कैबिनेट के ऊपर भी कंट्रोल होता है। तो ये कैबिनेट का मतलब यहाँ पर क्या है, कैबिनेट का मतलब है, मतलब मंत्रिमंडल इसको कह सकते हैं। ये है मंत्रिमंडल जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर ही तो इनके नेता को ही प्रधानमंत्री बोला जाता है। तो बीपी मंडल कमीशन ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं क्या है ये। देखिए, ये अन्य पिछड़ी जाति आयोग आया था 1979 में। द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग इसका गठन किया गया था, पहली बात। दूसरी बात, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, बीपी मंडल, इसलिए मेनली हम इसको मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। अब मंडल आयोग ने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी, ठीक है, अपनी कुछ सिफारिशें दी, और ये कौन सा ईयर था, 1980। यानी इसने अपनी रिकमेंडेशंस कब दी, 1980 में, या फिर आप कह सकते हैं रिपोर्ट जो दी थी इसने वो दी थी 1980 में। यानी इसने सारी चीज़ों को कंसीडर करके देखा कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं और पूरी चीज़ को स्टडी करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब, 1979 में इसका गठन हुआ और 1980 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उसमें किस चीज़ की बात करी, उसने बात करी 27% आरक्षण की बात करी ओबीसीज के लिए। ठीक है, इस बारे में ये जो इसने सिफारिशें दी थी, रिकमेंडेशंस दी थी, इसके बारे में संसद में काफ़ी चर्चा हुई थी। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है संसद। ठीक है, कहाँ पर चर्चा हुई, संसद में, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि सरकार ने बोल दिया कि ये काम हो जाएगा तो वैसे ही हो जाएगा। उसके लिए पूरे डॉक्यूमेंटेशन होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है, संसद में चीज़ें होती हैं, तो वो पूरा प्रोसेस पार करने के बाद ही कानून बनता है। अब ये सब चीज़ें तो हो गई, लेकिन अब क्या होना था नेक्स्ट, ये हम बात करेंगे इलेक्शन मैनिफेस्टो। देखिए ये बात है 1979 की। ठीक है, 1979 में ये सब चीज़ें हो रही थी, फिर 1980 आया, रिपोर्ट आई, 81, 2, 3 करके ऐसे ईयर्स चलते जाते चले गए, यानी साल बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कोई इस चीज़ को लेके कोई एक ऐसा डिसीजन नहीं आया। वो मैंने आपको बताया है कि डिसीजन आया था, ठीक है, बाद में, वो जो सबसे पहले वाली स्लाइड मैंने आपको बताया कि ये कानून बन चुका है। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँ कि कानून का बनने का प्रोसेस क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले कि 1979 में एक कमीशन गठन हुआ बीपी मंडल नाम से, उसकी रिकमेंडेशंस आई, लेकिन उस पर सिर्फ चर्चा हुई, अभी वो कानून नहीं बना था। कानून बनने का प्रोसेस अभी चल ही रहा था। इतने में 1989 का ईयर आता है, 1989। इसमें लोकसभा चुनाव होने थे, तो जनता पार्टी जो थी उसने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो, यानी अपने घोषणा पत्र में, इलेक्शन मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है, यानी सरकार अपने जितने भी वादे करती है कि हम ये चीज़ करेंगे, लोगों के लिए ये काम करेंगे, वो सब इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर वो शामिल करते हैं। घोषणा पत्र इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो इसमें इन्होंने बोला था कि ये जो बीपी मंडल की रिकमेंडेशन है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे और कानून बना देंगे अगर हमारी सरकार आती है तो 1989 के इलेक्शंस में। अब यही हुआ। इस रिपोर्ट में सिफारिशों को लागू करवाने की इन्होंने बात करी जनता पार्टी ने। चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री कौन बने, वीपी सिंह। प्रधानमंत्री कौन बने, वीपी सिंह। और उन्होंने सरकार में चुनावी वायदा पूरा करने के क्रम में राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्या किया, मंडल रिपोर्ट के बारे में बात की और उसे लागू करने की घोषणा की। उसके बाद फिर अगले दिन क्या हुआ, संसद के दोनों सदनों को सूचित किया गया, यानी इन्फॉर्मेशन दी गई, पूरा प्रोसेस जो है वो किया गया। इस तरीके से कैबिनेट के फैसले को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया और कैबिनेट ने, यानी मंत्रिपरिषद ने
जो भी डिसाइड किया उसके फैसले के हिसाब से वहाँ पर आदेश जारी किया गया और फिर फाइनली ये एक कानून बन गया और एक इस पर हस्ताक्षर भी हो गए। ठीक है, संबंधित मंत्री की स्वीकृति के पश्चात बाद में इसको क्या बना दिया गया, एक कानून बना दिया गया और इस तरीके से 13 अगस्त 1990 को OM नंबर, ये पूरा नंबर है, ये पूरा तैयार हो गया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको ये मेन मुद्दा यहाँ पर रिजर्वेशन बताना नहीं है कि रिजर्वेशन हुआ था। मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि कोई भी एक जब कानून बनता है तो उसके कानून को बनने के पीछे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो कानून आया है इसके बारे में कार्यपालिका का भी रोल आया है, प्रधानमंत्री का रोल आया है, इसके अलावा हमने संसद की भी बात करी है। अभी कुछ और भी रहता है, अभी देखेंगे क्या बात रहती है। ठीक है, तो दो तो हमारे इंस्टीट्यूशंस हो गए। हमने, हमारे चैप्टर का नाम है इसका संस्थाओं का कामकाज। तो पहली संस्था तो यहाँ पर आई गई ना, कार्यपालिका का भी इंपॉर्टेंट रोल आ गया इसमें कि प्रधानमंत्री ने बोला। डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है संसद, उसका भी रोल आ गया। अब हमारी न्यायपालिका की बात आएगी कि न्यायपालिका कैसे यहाँ पर इन्वॉल्व हुई। ठीक है, डिसीजन आया इसके फिर क्योंकि आरक्षण आने से बहुत सारे लोगों को फ़र्क पड़ने वाला था, तो इस फ़र्क पड़ने वाली सिचुएशन पे क्या होगा देखिए। हु रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, यानी जो विवाद होंगे इनको सुलझाएगा कौन, कौन सी संस्था होगी जिसको सुलझाने का काम करेगी, ये देखेंगे हम यहाँ पर। भाई कानून बना तो दिया लेकिन लोग परेशान हुए, उनको ये कानून समझ में नहीं आया, ना ही पसंद आया बहुत लोगों को। उन्होंने कहा हमारी सीट भी अब चली जाएगी। तो फिर लोगों ने क्या किया, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस थे वो साथ में आए और उन्होंने इसके खिलाफ क्या है, कोर्ट में चले गए वो। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि वो कोर्ट में चले गए इस चीज़ को लेकर, यानी मुकदमा दायर कर दिया इस चीज़ के ऊपर। और ये जो मुकदमा है किस नाम से फेमस जाना जाता है, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला, ये इस नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या हुआ, डिसीजन लिया गया, जो आदेश आया था उसको अवैध घोषित करने की कोशिश की गई। जो अपोजिशन था, यानी जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया था ना, उन लोगों का पूरा मन ये था कि ये जो रिजर्वेशन आया है 27% देने का, नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन देने का, तो ये जो है ये एकदम इसको अवैध घोषित कर दिया जाए, इसकी जो वैलिडिटी है वो खत्म कर दी जाए, आगे वैलिड नहीं रहेगा। लेकिन ऐसे नहीं होता कि कोई भी कोई चीज़ कहेगा तो वो चीज़ हो जाएगी, उसके लिए पूरी की पूरी एक क्या कहते हैं कि पूरा डिसीजन होता है, पूरी बेंच बैठती है। तो ऐसा ही हुआ, क्या हुआ था यहाँ पर 11 जो है वो सीनियर कह सकते हैं कि न्यायाधीश बैठे थे, चीफ जस्टिस बैठे थे और उन्होंने दोनों ही तरफ की बात सुनी। मतलब ये जो डिसीजन आया था इनकी भी और जिन्होंने केस डाला था उनकी भी, दोनों के डिसीजन सुने। और 1992 में, ठीक है, मेजॉरिटी के साथ यानी बहुमत के साथ एक निर्णय लिया गया जिसमें क्या बोला गया कि ये जो आदेश है, ये जो भी आदेश के बारे में हमने फर्स्ट स्लाइड पे बात की थी, 27% कोटा जब बीबी मंडल की रिकमेंडेशंस पे आया है, इस आदेश को बिल्कुल वैलिड घोषित कर दिया गया, यानी ये बिल्कुल वैध है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये घोषित कर दिया गया। लेकिन साथ ही साथ कुछ संशोधन करने को भी कहा गया। ठीक है, साथ ही साथ इस आदेश के अंदर, इस कानून के अंदर कुछ संशोधन करने के लिए भी कहा गया और बोला ये गया कि इसका लाभ, यानी इस रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जो एक्चुअली में इसका लाभ उठाने के योग्य हों। यानी ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को, इसलिए आपने जब ओबीसी के बारे में सर्टिफिकेट लगता है तो उसमें नॉन क्रीमी लेयर और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे रिकमेंडेशन से मेंशन होंगी, अगर वो सारी फुलफिल करती है तभी आप कैटेगरी के अंदर आते हो, अदरवाइज आप उस कैटेगरी के अंदर नहीं आते हो। तो इसमें यही बोला गया कि लाभ आरक्षण का वही उठाएगा जो कि उस लायक होगा, जो संपन्न लोग हैं वो, उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसको फिर से दोबारा से एक आदेश नया जारी किया गया और फिर ये जो डेट थी ये थी 8 सितंबर 1993। ठीक है, तो वही विभाग, वही मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, उसी ने फिर से आदेश जारी किया और ये जो डिस्प्यूट था ये बिल्कुल रिजॉल्व हो गया, इसका बिल्कुल निपटारा हो गया। अब इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आगे बढ़ने वाली नहीं थी। तो यहाँ हमने इस सिचुएशन में देखा कि प्रधानमंत्री का डिसीजन था कि हम कानून बनाएंगे, उसके बाद संसद में प्रोसेस चला पूरा कानून बनाने का, और फाइनली जब लोगों को चीज़ पसंद नहीं आई और कुछ दिक्कत हुई कि केस हुआ, कोर्ट में जाना हुआ, तो फिर क्या हुआ कि जो न्यायपालिका है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने इस चीज़ के ऊपर डिसीजन लिया और फिर जो प्रॉब्लम थी इसको सॉर्ट आउट किया।
तो इस तरीके से सारा जो प्रोसेस है यही तो है ना वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी संस्थाओं का कामकाज। तो इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम समस्या देश में आती है उनको देखने के लिए सारी संस्थाएं अपने अपने दायरे में रहकर एक तरीके से काम करती हैं, आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। राजनीतिक संस्थाओं की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए राजनीतिक संस्थाएं क्या काम करेगी। सबसे पहले तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है, इसको इरेज करके फिर से लिखते हैं। हम एक लोकतांत्रिक कंट्री में रह रहे हैं, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो बहुत तरीके के जो है डिसीजंस लिए जाते हैं, कानून बनते हैं, तो उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करना और फिर उसको देखना कि सही से लागू हुआ या नहीं, या फिर कुछ गड़बड़ हुई है या नहीं, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन उनके ऊपर काम करता है। जो जिम्मेदारियां सबकी अलग अलग तरीके से बटी हुई है, कोई एक दूसरे के प्रेशर में काम नहीं करता। तो एक लोकतंत्र की आत्मा यही तो है ना कि बिना प्रेशर के जब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी जगह पर रह के काम करे, वही तो तभी सही तरीके से लोकतंत्र आ सकेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे पीएम की। ठीक है, तो पीएम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कह सकते हैं संस्था है, जो सारे के सारे नीतिगत निर्णय लेती है। कैसे नीतिगत निर्णय लेती है, डिसीजन मेकिंग जो है। उसके बाद हम बात करेंगे इसका क्रियान्वयन किया जाता है। ठीक है, और वो कौन करता है? सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, यानी नौकरशाह। जो आप यूपीएससी वगैरह की बात करते हो ना, स्टेट लेवल पे और केंद्र लेवल पे, तो उसी की बात है नौकरशाह। अब ये क्या करते हैं? ये सरकार के साथ मिलकर जो है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं और उनको क्रियान्वयन करने में भी हेल्प करते हैं, यानी इम्प्लीमेंटेशन में भी हेल्प करते हैं। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, कानून बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का आपको अच्छे से पता ही है, आए दिन तो न्यूज़ में आता ही रहता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, पर फिर भी आपको बताना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट जो है एक ऐसी संस्था है जो हम सिटीजन्स की, यानी हम नागरिकों के बारे में सोचता है। हमारे कोई डिस्प्यूट हो जाए, उनसे रिलेटेड चीज़ें करते हैं, है ना, उनके एक तरीके से कह सकते हैं उनको सुलझाने का काम यही करते हैं। अब ये अलग अलग लेवल पर है, जैसे हमारे इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर जो कोर्ट है उनके लेवल भी अलग अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट है, इसके अलावा हाई कोर्ट होते हैं उसके नीचे, फिर आपके जिला कोर्ट होते हैं, स्थानीय कोर्ट होते हैं। तो इस तरीके से आपके कोर्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके की अदालत जिनको आप बोलते हैं, और वो अलग अलग तरीके से डिसीजन लेते हैं। और इन सब का एक ही पर्पज़ है, और वो पर्पज़ है लोकतंत्र को कायम करना, या फिर कह सकते हैं लोकतंत्र को बनाए रखना। ठीक है, किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम है तो वो कहाँ जाएगा? वो कोर्ट का ही गेट खटखटाएगा, आपने सुना तो होगा ही। तो वही वाली चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, संसद के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर पार्लियामेंट का जो रोल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से आप इसको देख सकते हैं। संसद जो है वो एक डिसीजन मेकिंग, एक कह सकते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब तो इनकी बात तो अलग है ही, ये तो डिसीजन मेकर है। लेकिन एक तरीके से जो कानून तैयार होता है, बनता है सही तरीके से, वैध तरीके से, वो है संसद में बनता है, यानी पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये रही इसकी पिक्चर। भारत में निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं, और राज्य स्तर पर इसे क्या बोलते हैं? विधानसभा कहते हैं। ठीक है, आपने विधानसभा इलेक्शंस सुना होगा ना, इलेक्शंस सुना क्या होगा, आप पार्टिसिपेट भी करते हैं इलेक्शंस। इसमें आप पीएम को इलेक्शन देते हैं, सीएम के लिए इलेक्शन वोट देते हैं, पीएम के लिए, सीएम के लिए वोट देते हैं। इसके अलावा आप स्टेट लेवल पे जब आप वोट देने जाते हो तो आप क्या बोलते हैं? तो विधानसभा इलेक्शन है ना, विधानसभा में जिसकी सीट बनेगी वही सीएम बन जाएगा, यही बात तो होती है। और जिसको संसद में, या कह सकते हैं जिसको लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट मिलेगी, बहुमत मिल जाएगा, वो संसद का ही तो पार्ट है लोकसभा, तो लोकसभा में जिसको सबसे ज़्यादा सीट मिल जाएगी, बहुमत मिल जाएगी, वो ही क्या बन जाएगा? वही पीएम बन जाएगा। हालांकि पीएम की पोस्ट ऐसी कोई संविधान में मेंशन नहीं है। पीएम के लिए सिर्फ ये कहा गया, प्रधानमंत्री के लिए, कि एक लाइन है कि देश का प्रशासन करने के लिए राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन होगा? एक ग्रुप होगा मंत्रियों का, यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्रुप होगा मंत्रियों का, और उन मंत्रियों के ग्रुप के ऊपर एक नेता होगा जिसको ही उनका प्रधान बोला जाएगा, और वही होगा प्रधानमंत्री। क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है उसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है, और जो शक्तियाँ हैं वो भी असीमित ही समझो।
ठीक है, सीमित शक्तियाँ नहीं हैं, असीमित शक्तियाँ हैं, जिससे वो अपना काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सके। तो भारत में निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है, जो कानून बनाने की सर्वोच्च एक संस्था कह सकते हैं, बॉडी कह सकते हैं। और राज्य स्तर पर कानून अगर बनाना है तो उसकी संस्था है विधानसभा। ठीक है, हमारा जो है फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में सेंटर के पास कुछ विषय होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ स्टेट के पास होते हैं, और फिर आपका लोकल लेवल पे। तो सेंटर के लिए जो कानून बनेगा वो संसद बनाएगी, और जो स्टेट के लिए कानून बनाने का काम होगा वो विधानसभा बनाएगी। ये सभी को पता है बहुत ही अच्छे से, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों ही बॉडी का काम क्या है, कानून को बनाना। ठीक है, उसके लिए अलग अलग रूल है पास होने का। तो संसद के राजनीतिक अधिकार देख लेते हैं। सबसे पहला तो कानून बनाने का अधिकार है, संशोधन करने, पुराने कानूनों की जगह पर नए कानून लाने का, यानी उनमें संशोधन करने का। सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने का अधिकार है। ऐसे नहीं है कि सरकार जिसकी गवर्नमेंट है वो बिल्कुल असीमित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, थोड़ा बहुत उसके ऊपर कंट्रोल संसद द्वारा रखा जा सकता है। सरकार के हर पैसे का नियंत्रण उसका अधिकार भी संसद का या फिर कह सकते हैं इस सभा का होता है। तो सार्वजनिक मामलों व राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा करने का अधिकार भी किसका है, संसद का है। देखिए, विधायिका के बारे में सभी को चीज़ें क्लियर हैं। इसके अलावा आप सभी को पता है कि संसद में चुनाव होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं। पूर्ण संसद में कई बार क्या होता है कि पूरा का पूरा समर्थन मिल जाता है, तो ऐसे ही टाइम में क्या होता है, सरकार का जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट दिया है, संसद पैसे पर नियंत्रण। ठीक है, ये रहा पैसे पर नियंत्रण। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि संसद जो है, सरकार जो है वो पैसे का मिसयूज़ नहीं कर सकती। संसद पूरे तरीके से उस पर अपना कंट्रोल बना के रखती है। जो संसद है उसकी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं उसकी एक्सेप्टेंस के बाद ही जो पैसा है वो खर्च किया जाता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ब्यौरा दिया जाता है यहाँ पर। सार्वजनिक मामलों और राष्ट्र नीति पर चर्चा भी यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप। यहाँ पर संसद में आपको पता है ये 3 पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इन तीनों के बारे में ही हम पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में सेपरेट हमें पढ़ना ही है। लोकसभा क्या होती है, ये लोअर हाउस होता है, या फिर इसको निम्न सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है। ठीक है, और ये स्थायी सदन नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, ये स्थायी सदन नहीं है, इसको भंग किया जा सकता है, मतलब ये खत्म किया जा सकता है। तो हाउस ऑफ पीपल्स को कहा जाता है लोअर हाउस या फिर निम्न सदन, या फिर अस्थायी सदन भी इसको कहते हैं। लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। इनका अध्यक्ष जो है वो लोकसभा का सदस्य होता है, जो स्पीकर कहलाता है। इसके सदस्यों की संख्या 543+2 में कौन शामिल होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, एंग्लो इंडियंस। फिर है सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। सदस्य जो है इसके वो सदस्य अधिक होने के कारण विचारों को प्राथमिकता मिलने की संभावना होती है, यानी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिसको ज़्यादा मत मिले हुए हैं। ठीक है, जिसको ज़्यादा मत मिले हुए हैं यहाँ पर उसकी बात हो रही है। फिर है पैसे के मामले में अधिक अधिकार होते हैं। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के पास ज़्यादा राइट होते हैं पैसे को लेकर। ठीक है ना, और लोकसभा के पास ही, क्योंकि लोकसभा में मेंबर ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसका वर्चस्व कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, और उसके डिसीजंस को ही ज़्यादातर प्राथमिकता दी जाती है, ये भी देखा गया है। हालांकि लोकसभा राज्यसभा दोनों को ये कहा गया है कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर फाइनली देखा जाए तो लोकसभा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला सदन। ठीक है, मंत्रिपरिषद पर भी पूरा नियंत्रण रहता है इसका, अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात करूँगी, संयुक्त अधिवेशन आपने सुना होगा, संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, आर्टिकल 108 कई बार पूछ लिया जाता है, पता होना चाहिए। तो संयुक्त अधिवेशन होता है अगर कोई कानून पारित करना है और उसके मामले में लोकसभा और राज्यसभा में कोई डिस्प्यूट हो जाए या फिर कोई मतभेद की स्थिति हो जाए, तो ऐसे में जो फाइनल डिसीजन है वो एक संयुक्त अधिवेशन के द्वारा ही लिया जाता है। और इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति। फिर बजट की अगर बात करें तो कोई ऐसा अलग से कोई कानून नहीं है। और एक चीज़ और है, हाँ ये वाली चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं, बजट। ठीक है, या फिर पैसे से रिलेटेड अगर कोई कानून पारित होना है तो राज्यसभा, या फिर कानून पारित हो जाए, सपोज लोकसभा में कोई ये चीज़ बजट से रिलेटेड चीज़ आई है, तो उसके बारे में फिर राज्यसभा भी उस बारे में कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, उसको इग्नोर नहीं कर सकती। राज्यसभा के पास इस चीज़ को लेकर लिमिटेड राइट्स होते हैं, वो सिर्फ इसके लिए देरी कर सकती है इसको पास करने के लिए, या फिर
संशोधन करने के लिए परामर्श दे सकती है। अब वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके परामर्श को माने या ना माने। तो यहाँ पर आपको बोला गया कि पैसे से रिलेटेड जो ज़्यादा पावर्स होती है वो लोकसभा के पास ही होती है। ठीक है, आपको ये बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा क्या होती है भाई? ये है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और इसको अपर हाउस भी बोलते हैं, स्थायी सदन भी बोलते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और इनका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। इसके सदस्यों की कुल संख्या 250 है, जिनमें से 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, और ये अपने अपने जो फील्ड हैं उनके महारत इनमें हासिल होना चाहिए, तो जो राष्ट्रपति वो उनको यहाँ पे ला सकते हैं। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, सभी को पता है। इसके बाद सदस्य कम होने के कारण विचारों में प्राथमिकता न मिलने की संभावना, यानी हमने अभी बात की थी लोकसभा और राज्यसभा की, तो जब कंपेयर किया था अभी, तो लोकसभा के पास क्योंकि ज़्यादा मेंबर है तो उसकी जो प्रायोरिटी है बढ़ जाती है डिसीजंस की, और तो राज्यसभा में लोग कम होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको प्राथमिकता कम मिलती है। पैसे के मामले के में भी अगर देखा जाए तो इनके पास राइट्स बहुत कम है। मंत्री परिषद पर इनका सीधा नियंत्रण नहीं होता है। राज्यों के संबंध में इनके पास विशेष अधिकार नहीं होते हैं। ठीक है, हालांकि राज्यसभा का अपना इम्पोर्टेंट रोल है, और इसके जो सदस्य हैं वो भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बने रहते हैं, वो भी हर 6 साल में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, 1/3। लोकसभा में 1 दिन। अब लोकसभा में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देख लेते हैं यहाँ पर। 14th लोकसभा की बात हो रही है। 7 दिसंबर 2004 में एक सामान्य दिन था, और सदन में क्या हुआ इस दिन वो देखते हैं। आप अपनी कक्षा में, ये आपके चैप्टर में ये चीज़ मेंशन है, ये आप देख लेना। तो 11 बजे की बात है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे मंत्री जो हैं वो अलग अलग जो मंत्री हैं वो सदस्यों द्वारा पूछे गए करीब 250 प्रश्नों के लिखित जवाब उन्होंने दिए, और इन प्रश्नों में शामिल क्या क्या था? एक तो कश्मीर को लेकर मुद्दा था, दूसरा था पुलिस और आम लोगों के बीच में जनजातियों के खिलाफ अत्याचार को लेकर, और फिर था बड़ी बड़ी कंपनियों को लेकर। ठीक है, बड़ी कंपनी द्वारा दवाएं अधिक महंगी हो गई है, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है, मतलब ये क्या है, आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर, फिर क्या होता है 12 बजे, ये 11 बजे की बात है। इसके बाद 12 बजे ढेर सारे सरकारी दस्तावेज चर्चा के लिए पेश किए गए, और इन दस्तावेजों में क्या क्या चीज़ें शामिल थी? भारत तिब्बत से रिलेटेड, पुलिस बल से रिलेटेड कुछ नियम, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की वार्षिक रिपोर्ट, देन राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम की रिपोर्ट और लेखा जोखा। तो यहाँ पे कुछ एक टॉपिक्स है जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। उसके बाद 12:02 पे यहाँ पर ये चीज़ ने आई, और उन्होंने बयान दिया एक। ठीक है, रेल राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य देकर बताया कि स्वीकृत रेल बजट के अतिरिक्त रेलवे को और अनुदान की ज़रूरत है। यानी यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। उसके बाद कुछ और मुद्दे उठते हैं, और फिर लोग कुछ और बातें करते हैं, फिर उसके खिलाफ लोग बोलते हैं। ठीक है, संविधान से रिलेटेड बात होती है, किसी पर्टिकुलर स्टेट को लेकर, और वहाँ की बीमा पॉलिसी है, या फिर भाषा को लेकर, हर एक मुद्दे के बारे में यहाँ पर बात उठी है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है संसद में जो चीज़ें हैं वो कैसे होती हैं, बातें होती हैं डिसीजन मेकिंग करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि मुद्दों को उठाया जाता है, देश में क्या चल रहा है ये बताया जाता है। इसलिए अभी कुछ टाइम पहले भी बहुत सारे केसेस ऐसे हुए थे देश में, जिसमें कि बोला गया था कि कोई भी बड़े नेता उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। तो ये सब क्यों था, और संसद भी इस बीच में लाया गया था कि संसद में भी कुछ इस बारे में बात नहीं हुई। फॉरेन टूर भी हो गया, फिर भी वहाँ पर भी कोई बात नहीं हुई। तो ये लोग जो हैं, जो सिटीजन्स हैं किसी देश के, वो सारी नज़र रखते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे कि कौन क्या कर रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद टाइम होता जाता है और इनकी जो चर्चाएं हैं वो ज़्यादा आगे बढ़ती जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार्यपालिका। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाले को ही कार्यपालिका या फिर सरकार कहा जाता है, जिसमें कि हमने अभी बात की थी प्रधानमंत्री की, जिन्होंने कहा था कि जो बीपी मंडल आयोग है उसके रिकमेंडेशंस के हिसाब से हम क्या करेंगे, रूल बनाएंगे। और जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने उससे रिलेटेड रूल बनाया भी। तो ये है सरकार। ठीक है, कहते हैं ना सरकार में आने के बाद हम करेंगे ये काम। कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका। कार्यपालिका आप समझ ही गए होंगे, ये सारा काम जितने भी फैसले हैं ये सब डिसीजंस कौन लेता है, कार्यपालिका। कार्यपालिका के 2 हिस्से, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है, फिर बात हुई कैसे होगा वो काम। तो वो चीज़ जो बनेगी वो संसद में चीज़ें बन पाएंगी, है ना, कानून बन पाएंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि कौन सी चीज़ अच्छी है करने के लिए काम। फिर यहाँ पर कार्यपालिका के 2 हिस्से, पहला तो राजनैतिक कार्यपालिका।
राजनीतिक कार्यपालिका में क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद मिलकर राजनीतिक कार्यपालिका का गठन करते हैं और मंत्री परिषद का इसमें काम होता है। तो आपको पता ही है, विशेष अवधि के लिए चुने जाते हैं प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं है कि एक प्रधानमंत्री जो है वही हमेशा बना रहेगा, उसका कोई कार्यकाल नहीं होगा, उसका कार्यकाल होता है, निश्चित अवधि होती है। तो विशेष अवधि तक रहते हैं ये जो राजनीतिक कार्यपालिका के स्थायी इनको बोलते हैं, अस्थायी। ठीक है, एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि ये अस्थायी होते हैं, थोड़े से टाइम के लिए होते हैं, फिर ये चेंज हो जाते हैं। सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को मूर्त रूप देते हैं, यानी नीति बनाने का काम करते हैं और उसको क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। इसलिए मंत्री परिषद को कार्यपालिका भी कहा जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य जनता द्वारा चुनकर आते हैं, सभी को पता ही है। नेक्स्ट है स्थायी कार्यपालिका। ये वाली कौन सी थी, अस्थायी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री आज है वो कुछ टाइम बाद नहीं रहेंगे, या फिर उस पद के लिए जब इलेक्शन होंगे तब डिसाइड होगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा नहीं, जो एक बार बन गया वो बना ही रहेगा, वो राजा की तरह बैठा ही रहेगा। स्थायी कार्यपालिका है नौकरशाह से रिलेटेड। ठीक है, यानी जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, यूपीएससी क्रैक करके या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट का क्रैक करके जो आते हैं उनको बोला जाता है। और इनका जो रोल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिविल सर्विसेज का के बारे में आपको पता ही होगा, बहुत ही टफ एक कह सकते हैं टफेस्ट ये एक एग्ज़ाम होता है, और पता ही है इसके बारे में, तो क्या ही कहें, है ना। नौकरशाहों का चयन अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज द्वारा होता है। सरकारें बदलती रहती है लेकिन नौकरशाह जो है वो बने रहते हैं, इसलिए उनको सरकारी स्थायी कार्यपालिका के कार्यकाल में कोई रुकावट नहीं आती है। अच्छा, एक चीज़ है, सरकार जो है वो तो बदल गई, लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स है वो पुराने ही हैं। इसके बाद दूसरी सरकार आई, आपने इसलिए देखा होगा कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, एक को ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से काम नहीं कर रहा था, वो तो ट्रांसफ़र कर दिया, अब उसके हिसाब से फिर अपने वाले किसी मेंटेलिटी वाले को बुला लिया। तो इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिलती है कई बार। तो सरकार जो है वो अस्थायी है, आती जाती रहेगी, लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स है वो प्रॉपर रहेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि सिविल सर्वेंट्स को ऐसा भी क्या है कि उनको इतना इंपॉर्टेंट रोल दे दिया कि भाई स्थायी तुम हो जाओ कार्यपालिका में। तो इम्पोर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि एक तो वो एजुकेटेड होते हैं बढ़िया तरीके से और अच्छा खासा एक एग्ज़ाम क्रैक करके आ रहे होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस में लेवल्स को क्रॉस करने के बाद उनको ये पोस्ट मिलती है। शिक्षित होते हैं, इसके अलावा उनको अपने जो सब्जेक्ट है या फिर जो फील्ड है उसके ऊपर महारत हासिल होती है, इसलिए ये मिनिस्टर्स की हेल्प भी करते हैं डिसीजन मेकिंग में। ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर सारे डिसीजन खुद अपने दिमाग से लेते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे भी डिस्कस किया जाता है। यहाँ पे दो तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है, एक तो नेता होता है और एक नौकरशाह होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि सिविल सर्वेंट। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं संस्था में, ऐसे काम करते हैं कि नेता जो है उसके पास होता है विजन, यानी काम कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन सी नीति बनानी है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होता है, एक्सपीरियंस भी होता है, नज़रिया उसका बहुत बढ़िया होता है। लेकिन जो नौकरशाह होता है वो अपने फील्ड का महारत हासिल होता है, तो वो हेल्प कर सकता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर बार ही करेगा, लेकिन अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो उससे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री का। तो प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, जो मैंने आपको बताया था, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और वास्तव में सभी सरकारी शक्तियों का भी वो प्रयोग करता है। और मैंने जैसे कि आपको बताया है कि हमारी शासन प्रणाली में जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके पास जो अधिकार है वो सीमित नहीं, असीमित होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। ये देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि घटाना और बढ़ाना, किसको हटाना है किसको जोड़ना है, ये सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो बेचारे ऐसे छुप के देख रहे हैं, अरे अरे किसको हटाएंगे किसको रखेंगे, पता नहीं क्या होगा। तो यही वाली बात है, इनके एक तरीके से इनके अधिकारों की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, कि इनके पास कितने ज़्यादा अनलिमिटेड राइट्स हैं। तो देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं। मैंने जो पहले भी आपको बताया है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं, और बहुमत या गठबंधन या सदन में जिसको भी बहुमत हासिल हो उसी की सरकार बनती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता, अनिश्चित होता है। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ जाए तो लोकसभा भंग हो जाती है, तो फिर प्रधानमंत्री को भी अपने पद से हट जाना पड़ता है, या फिर मंत्रिपरिषद में आधे से ज़्यादा जो मंत्री है वो अविश्वास ला दें तो फिर तब भी प्रधानमंत्री को हटना पड़ सकता है। क्योंकि भाई जिन लोगों के लिए ये एक पूरा मंत्रिपरिषद है या मंत्रिमंडल है, इन सब लोगों ने यस बोला है कि हाँ इस व्यक्ति को नेता बनाया जाए, तो वो जो नेता होगा
वो इन सब के ऊपर नेता है, तो वो प्रधान नेता है यानी प्रधानमंत्री है। जब इन्हीं को ही विश्वास नहीं रहेगा तो वो प्रधानमंत्री रहेगा किसके ऊपर, नहीं ना। तो यही वाली सिचुएशन है। वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक पार्टी गठबंधन का नेता है या फिर उसका विश्वास लोगों को हासिल है, ठीक है ना। नेक्स्ट, मंत्री परिषद यानी कैबिनेट जो है, मंत्री परिषद वह निकाय है जो सरकारी निकाय का एक सरकारी नाम है जिसमें सारे के सारे मंत्री शामिल होते हैं। आमतौर पर 60 से ज़्यादा मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, यहाँ पे मंत्रियों को मतलब डिवीजन किया गया है। पहला टाइप है कैबिनेट मंत्री। अक्सर सत्ता दल शीर्ष यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं और इन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्रालय यानी मिनिस्ट्रीज दी जाती है। परिषद में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या लगभग 20 होती है। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री या फिर राज्य मंत्री, इन्हें स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, इन्हें अक्सर छोटे मंत्रालय दिए जाते हैं। केवल निमंत्रण यानी जब इनको इनवाइट किया जाता है किसी चीज़ के लिए, ये तभी कैबिनेट की बैठक में बैठते हैं, नहीं तो इनका कोई काम नहीं है। जो काम है वो कैबिनेट मंत्रियों का है। समझ गए आप। तो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को तब बुलाया जाता है जब कुछ स्पेशली कुछ अलग से डिसीजन लेना होता है, तभी सिर्फ इन्विटेशन के टाइम पर इन्वाइट ही किया जाता है। नेक्स्ट है राज्य मंत्री। ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और वहीं पर रहकर ही अपना काम करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी जो सिविल सर्वेंट्स उनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हमारा जो देश है वहाँ पर संसदीय लोकतंत्र है, तो यहाँ पर आप प्रधानमंत्री का नाम जब भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा राइट्स होंगे प्रधानमंत्री के पास, जैसे ब्रिटेन में है। भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकार की अगर बात करें तो वो कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, विभागों के कार्य का समन्वय करता है, विभागों की सामान्य निगरानी रखता है। इसके अलावा मंत्रियों के कामों का वितरण भी करता है। अपने हिसाब से किसी मंत्री को सेलेक्ट कर सकता है। किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार भी उसके पास होता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास पद है राष्ट्रपति पद यानी प्रेसिडेंट। यहाँ पर एक पिक्चर है, ठीक है। ये हमारे अभी फिलहाल करंट के प्रधान राष्ट्रपति नहीं है, पहले इससे पहले के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे अभी इसी वक्त कि फिलहाल हमारे देश का प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, और कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, ये बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो। भारत के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं यानी स्टेट के हेड है राष्ट्रपति और सरकार का हर निर्णय जो है राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। आपने देखा होगा जब 26 जनवरी की परेड होती है तो ये कैसे सैल्यूट करते हुए खड़े रहते हैं पूरे टाइम, लेकिन क्या वास्तव में राष्ट्रपति के पास उतने ज़्यादा हक होते हैं, आपको सभी को पता ही है। इनको वास्तविक नहीं, इनको नॉमिनल कहा जाता है, यानी सिर्फ एक राष्ट्रपति कहने के लिए ही, नाम के लिए ही राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है, लेकिन जो सर्वोच्च पद है वो प्रधानमंत्री का ही होता है। इस तरीके की सरकार में, संसदीय लोकतांत्रिक सरकार में राष्ट्रपति का पद केवल अलंकृत है। आ गया, राष्ट्रपति का पद कैसा है, अलंकृत है, ठीक है। जब कोई बिल संसद के पास संसद के पास जाता है तो उस पर राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर हैं, जो सिग्नेचर हैं, वो भी ज़रूरी होते हैं। अगर राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं है तो वो जो बिल है वो कानून नहीं बन पाएगा। इसलिए बहुत सारे प्रोसेस हैं कि कोई बिल जो है वो पेश हुआ राज्यसभा में, फिर लोकसभा में, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति को पसंद आया तो वो साइन करके भेज देगा वापस। कई बार राष्ट्रपति जो बिल है उसको ऐसे भेज सकते हैं कि भाई आप इस पर फिर से उन्हें वो कीजिए, कंसीडर कीजिए, और उन्होंने कंसिडर कर लिया तो फिर उसके बाद राष्ट्रपति को उसके ऊपर सिग्नेचर करने ही पड़ते हैं। तो बहुत सारी कंडीशंस है जिसमें राष्ट्रपति जो है फंसे हुए हो जाते हैं बिल्कुल, और वो कोई भी काम नहीं कर पाते। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है जो हमने अभी बात की थी प्रधानमंत्री वाली, उसमें गठबंधन की सरकार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो काफ़ी आगे बढ़ाई हैं इस वजह से। नहीं तो कुछ एक बड़ी बड़ी पार्टी ही सत्ता में रहती, लेकिन पिछले कुछ टाइम में छोटी छोटी पार्टी जैसे कि आम आदमी पार्टी भी है, वो नेशनल पार्टी के तौर पर उभर कर आई है। क्यों? क्योंकि काफ़ी अब मतलब लिबर्टी मिलने लगी है, लोकतंत्र का थोड़ा ठीक से प्रयोग होने लगा है, तो लोगों के पास जब ज़्यादा राइट्स होंगे तो उनको सेलेक्ट करने का भी ठीक से अधिकार दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में आगे। राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए कुछ योग्यताएं हैं, जैसे भारत का नागरिक हो, एज आपसे पूछी जाती है, एज आपको मोस्टली याद रखनी है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन होता है एज वाला, लेकिन इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ के चले जाते हो, लेकिन बहुत छोटी चीज़ें जैसे एज से रिलेटेड चीज़ें हो, कोई प्रणाली हो, तो वो वहाँ पे आप एज वाला जो पोर्शन है वो भूल जाते हो, ठीक है। दिवालिया न हो, राज्यसभा के अंतर्गत किसी सरकार के अंतर्गत किसी लाभप्रद पद पर कार्यरत ना हो,
लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, ये सब उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति प्रणाली की अगर हम बात करें तो ये क्या प्रणाली है? आपने अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में सुना होगा। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसके पास बहुत सारे राइट्स हैं, है ना। हमारे देश में राष्ट्रपति को क्या कहा गया है? एक तरीके से औपचारिक शासनाध्यक्ष है ना। लेकिन अगर अमेरिका में बात करें तो उसका चुनाव है वो प्रत्यक्ष मतदान से होता है, प्रत्यक्ष तरीके से होता है। और कानून बनाने का काम हालांकि फिर भी अमेरिका में कांग्रेस के पास ही होता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के पास एक राइट होता है वीटो का। अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पर। जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो किसी भी कानून को वीटो की हेल्प से रोक सकता है। और यहाँ पर राष्ट्रपति बनने के लिए, जैसे इंडिया में है ना, राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो किस तरीके से होता है, संसद के मेंबर होते हैं और उसमें विधानसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ कंडीशंस है, वो जब हम सेपरेट पढ़ेंगे राष्ट्रपति तो उसमें देखेंगे अलग से। तो क्या है यहाँ पर कि वो ही भाग लेंगे और बहुमत साबित करना होगा, यानी जो ज़्यादा मतलब पसंद का मायना होता का ज़्यादा फायदा होता है यहाँ पर राष्ट्रपति के सिलेक्शन में, बहुमत उसको साबित करना होता है, सिद्ध करना होता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। अगर बहुमत नहीं भी है तो भी जो राष्ट्रपति है वो अपना कार्यकाल पूरा कर सकता है, ये कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया की। तो इंडिया में राष्ट्रपति का आप सभी को पता ही है, हमारे यहाँ पर कौन सी प्रणाली है उसके हिसाब से राष्ट्रपति को कितने राइट्स हैं। अब राष्ट्रपति तो है, राष्ट्रपति किन की नियुक्ति करता है ये भी देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है नियुक्ति। जो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट, इनके जो जजेस हैं इनकी नियुक्ति, ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल हुए या फिर चुनाव आयुक्त हुए, और जो दूसरे कंट्री में भेजे जाते हैं राजदूतों से, उच्चायुक्त से, इन सब की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के हाथों ही होती है। और सबसे बड़ी बात, जो रक्षा बल है उनका सर्वोच्च कमांडर भी राष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट आ जाइए न्यायपालिका पर। न्यायपालिका यानी जब भी न्यायपालिका का नाम आता है तो आपके दिमाग में एक ही नाम आता है, देश का सुप्रीम कोर्ट। क्या? देश का सुप्रीम कोर्ट। इसमें व्यवस्था अगर देखें तो पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट है, उसके बाद फिर जिले लेवल पे हैं, उसके बाद फिर स्थानीय लेवल पे हैं कोर्ट्स, ठीक है। तो ये ऐसा डिवीजन किया गया है, जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, उससे छोटी प्रॉब्लम्स हाई कोर्ट है, उससे छोटी प्रॉब्लम उससे छोटी प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक राजनीतिक संस्था है ये न्यायपालिका यानी जुडिशरी, जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों को निपटाने का अधिकार होता है और देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से ही पुकारा जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको बोला जाता है कि हाइड्रोस्फीयर क्या है। हाइड्रोस्फीयर है वो सारा जल जो पृथ्वी पे पाया जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, उस पूरे को हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे, है ना। जो सारी ज़मीन है चाहे वो कहीं भी है कैसी भी है उसको क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर कहेंगे। तो ये वाली सिचुएशन है वही यहाँ पे है। न्यायपालिका का मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, इसके अंदर हाई कोर्ट और सारे जितने भी देश में हमारे कोर्ट्स आते हैं सब इसमें शामिल हैं। देश के सभी अदालतों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? न्यायपालिका के नाम से जानते हैं, यानी जुडिशरी के नाम से जानते हैं। न्यायपालिका के अधिकारों की अगर बात करें तो कानूनी विवादों को निपटाने का काम करता है। इसके अलावा भारत में विभिन्न स्तर पर न्यायपालिका है या फिर न्यायालय हैं। पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थायी स्तर के न्यायालय भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम न्यायपालिका के बारे में कुछ और बात करेंगे। न्यायपालिका जो है वो किन किन विवादों के बारे में बात करती है, सुलझाने का काम करती है। देखिए, दो या दो से अधिक कोई ऐसी बात हो जो दो या दो से अधिक के बीच में हो, या फिर देश के सिटीजन से रिलेटेड हो, उनके बीच में कोई बात हो, सेंटर और स्टेट के बीच में कोई विवाद हो, उसको देखता है। इसके अलावा दो या दो से ज़्यादा जो राज्य हैं उनके बीच विवाद अगर आ जाए तो भी सुप्रीम कोर्ट देखता है। इसके अलावा जितने भी फौजदारी या फिर दीवानी मामले हैं
उनके लिए सुप्रीम कोर्ट काम करता है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है और उसके खिलाफ जाया गया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट भी देखता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि जो हाई कोर्ट होते हैं उनके जो डिसीजंस होते हैं उनके खिलाफ जो सुनवाई होती है वो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। यहाँ पर राष्ट्रपति जो है उसका इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। आपको पता ही है राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय और जो हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय उनके न्यायाधीशों को चुनता है या फिर कहते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन वो किसकी सलाह पर करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के कुछ इम्पॉर्टेंट जो पद हैं जैसे कि मुख्य न्यायाधीश, इनकी सलाह पर, क्योंकि न्यायाधीश लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरे देश को देखना है उन लोगों को और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग होने चाहिए और ऐसे लोग होने चाहिए जिन्होंने अपनी फील्ड में काफ़ी बढ़िया तरीके से डिसीजंस लिए हों, ऐसे जजेस होने चाहिए। ठीक है ना, तो यही वाली बात है। न्यायाधीश को अगर उससे पद से हटाने की बात की जाए तो ये कोई आसान बात नहीं है। अभी तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई न्यायाधीश हो उसको उसके पद से हटाने के लिए कोई अविश्वास प्रस्ताव इस टाइप की कुछ चीज़ आई हो, ऐसा कुछ तो अभी तक हुआ नहीं है। तो यही वाली बात है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार इस सुप्रीम कोर्ट को है, सबसे बड़ी संस्था को है। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास या फिर कह सकते हैं आप न्यायपालिका के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी सिक्योर करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है तो फिर कोर्ट में जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि संस्थाओं का कामकाज वाला जो ये आपका टॉपिक था इंस्टीट्यूशंस वाला, ये कैसे काम करता है और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई परेशानी आपको यहाँ पर आई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। MCQs के साथ जल्दी ही आऊँगी मैं।